बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए माजरत। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें जो हमें वक्त के साथ बच्चों के कोर्स में, वैसे तो हम लोगों ने तो इंक्लूड तकरीबन करते जा रहे हैं, कोर्स में इंक्लूडेड ना भी हों तो उन पे बच्चों को थोड़ा बहुत आप लोग ज़रूर अपनी क्लास में बताया करें। क्यों? क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। ये बिल्कुल जो जदीद टेक्नोलॉजी है, बच्चों को उसको इस्तेमाल करना ज़रूर आता है, उनको पता नहीं है ये है क्या। तो थोड़ा-सा हमें उस पे बच्चों को गाइड करते रहना चाहिए। अपनी क्लास में कभी छोटा-मोटा लेक्चर स्पेस बना के बच्चों को बताएँ, मसलन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है और मशीन लर्निंग क्या है। तो बच्चे को पता होगा, मशीन लर्निंग का हर वक्त जिक्र चल रहा है। आर्टिफिशियल बच्चा, ये छोटी सी बेटी है, क्लास 1 में या 2 में पढ़ रही है मेरी, और वो कहती है सर पापा आपने एआई जनरेटेड तस्वीरें बनाई हैं। अब वो, उसको ये तो पता है कि एआई जनरेटेड तस्वीरें बनानी है, उसको कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है वो शायद ना पता हो। तो फार बेटर है कि हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा उस हवाले से बताते चले जाएं, उसके ड्रॉबैक्स भी बताते जाएं, उसकी एप्लीकेशंस भी बताएं, इम्प्लीकेशंस भी बताएं, ताकि हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल जदीद दौर से जुड़ा हुआ हो, उसको हर बात का पता हो कि कौन सी चीज़ क्या करती है, हमें उसके बेटरमेंट के लिए क्या करना है, हमें उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, हमें उसको बचना, बुरे तरीके से इस्तेमाल से कैसे बचना है। डाटा साइंसेज हैं, बिग डाटा है, साइबर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग। इसका कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है मोस्टली हमें नहीं पता होता कि इनमें डिफरेंस है या नहीं है, और अगर है तो क्या डिफरेंस है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखूं तो क्या मुझे कोई आप में से बताना पसंद करेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? जी, आप हैंड रेज कर दें, मैं जिसका भी मुझे समझ आएगी मैं उनसे पूछ लूंगा। जी, एजुकेयर स्कूल। जी प्लीज। जी, एजुकेयर स्कूल, आप सर बात करें, आपकी बात हम लोग सुन रहे हैं। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये रिलेट करता है कि हम किस तरह कोड बनाते थे और इसको किस तरह प्रोग्राम को शेड्यूल करते हैं। और इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि टूल्स और सॉफ्टवेयर की कोड की बेस पे हम बनाएं कि वो टूल्स हमारे लिए यूजफुल। सर आपका बात थोड़ी सी एम्बिगुअस हो गई, काइंडली इसको आप रिपीट करेंगे। मेरे साथ से ये बोला है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये बेसिकली कोड कोड और जो लॉजिक है उससे रिलेट करता है कि हम किस तरह एक सिस्टम को डिजाइन करते हैं। और इंजीनियरिंग का मतलब फिर ये होगा कि कोई टूल्स वगैरह या रोबोट्स या इस तरह चीजें हम बना दें और वो प्रोग्राम उसमें डाल दें ताकि वो हमारे काम आ सके। अच्छा, ये टूल्स आप कह रहे हैं, ये हार्डवेयर टूल्स कह रहे हैं या सॉफ्टवेयर टूल्स कह रहे हैं? जहाँ तक ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ताल्लुक है ये सिर्फ प्रोग्राम रिलेटेड नहीं नहीं, है। और आप जब इंजि इंजीनियरिंग में हम आ जाते हैं तो ये रोबोट्स और ये सेक्शन फिर हमारे पास आएंगे। सर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या हमें हार्डवेयर का जो होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है? और मैं इसमें भी एक्सपर्ट नहीं, मैंने अपना एक आइडिया बता दिया, फिर इसको आप एलेबोरेट करें जी जी कि जी 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 क्या जी जी, किस ठीक हो तरह। गया, ठीक हो गया। सर आपकी बात तकरीबन करीब करीब ही है। तो इसमें जब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो हमें डेवलप करने के लिए जो टूल, जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो हमें पेरिफेरल्स चाहिए, वो तो जरूर आपके, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ पे कोई कंप्यूटर टीचर्स मौजूद हैं तो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसको बच्चों को डिलीवर किया होगा। अब वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो ईच एंड एवरीथिंग संभाल रहा है आपकी, कहाँ से, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग से लेके मेंटेनेंस तक, ईच एंड एवरीथिंग आपकी डेवलपमेंट में आ रही है। तो ये थोड़ा सा कम ब्रॉडर वर्जन है
जो इंजीनियरिंग है वो जरा इससे ज्यादा ब्रॉडर वर्जन आ जाता है। उसकी जो लगातार जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है उसकी, वो ये सरवत खान साहब का हाथ। जी सर, बात कीजिएगा, बात कीजिएगा, मैं फिर बात करता हूँ। सरवत खान साहब बात कीजिए। जी, मैं साहब नहीं हूँ, पहली बात तो जी जी एक्चुअली मैं साहिबा हूँ। जी जी जी, और सॉरी सॉरी। दूसरी बात ये कि इंजीनियरिंग एक्चुअली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर भी नॉलेज उसमें होती है, स्टडी होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टिपिकली कोडिंग होती है जिसमें ऐप्स वगैरह डेवलप किए जाती हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। ठीक हो गया मैम, सॉरी, पहले तो मैं इनफैक्ट नेम से जज नहीं कर पाया। तो जो हमारे, अगर आप इंजीनियरिंग को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप हार्डवेयर लेके आ रही हैं, तो क्या मुझे बताना पसंद करेंगे कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग में फिर क्या होगा? हार्डवेयर इंजीनियरिंग में एक्चुअली टोपोलॉजी वगैरह होगी, केबल कनेक्शन जो उनके सारे अंदर के कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो होंगी हार्डवेयर इंजीनियरिंग में। जी जी, आप ही ने आप बात का आंसर कर दिया है, आपकी बात में ही आंसर आ गया है कि हार्डवेयर में हार्डवेयर हार्डवेयर रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हार्डवेयर रिलेटेड आप साथ नहीं जोड़ सकेंगे मेरे ख्याल से। एनीवेज, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। कुछ चीजें हमारे एसडीएलसी के अंदर रह जाती हैं, वो फिर कवर करती है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ही कवर कर रहा होता है। तो बच्चों को ये चीजें थोड़ी बहुत बताएंगे हम। क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे जिक्र किया, इससे आगे अब एज कंप्यूटिंग आ गई है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की ही अगली इससे जदीद किस्म आ गई है हमारे पास। तो ये बच्चों को हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बच्चा बिल्कुल अपडेटेड, अप टू डेट होगा वक्त के साथ। जो हमारा वक्त यहाँ पे इस वक्त टेक्नोलॉजी का वक्त है, जिसकी दौड़ हर तरफ लगी हुई है। एनीवेज जी, हमारा जो आज का टॉपिक है, उसमें सबसे पहली चीज जो आपको बतानी जरूरी समझता हूं, करिकुलम। कि करिकुलम क्या होता है? आप में से कोई अगर आइडिया देना चाहे कि करिकुलम क्या होता है? करिकुलम निसाब को कहते हैं, अगर उर्दू में देखा जाए तो निसाब क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, करिकुलम और निसाब दोनों में फर्क होता है जी। जी सर, बताइए। करिकुलम तो एक रोड मैप होता है जिसमें अकवाम जो होते हैं वो अपने टारगेट सेट करते हैं और उनको अचीव करते हैं। ठीक हो गया। टारगेट्स अचीवमेंट एक रोड मैप है, उसको करिकुलम कहते हैं। ठीक और है। जो सिलेबस है या आप कह लें कि निसाब है, वो ज्यादा राह है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक हो गया, यानी आप कहते हैं करिकुलम जो है वो टारगेट को अचीव करना है, और निसाब एक उस। रोड मैप है, लैटिन जी जी, वर्ड है करिकुलम, जिसका मीनिंग है रोड मैप। ठीक है जी। एक रास्ता जिस पर चल के कौमें अपने टारगेट्स को अचीव करती। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो एक टर्म्स कुछ, अगर हम थोड़ा सा देखें किसी मशहूर बंदे ने क्या कहा है, या ट्रेडिशनल टर्म जो हमारे पास चल रही है करिकुलम के हवाले से, वो क्या है जी? करिकुलम इज अ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर इसको हम देखें तो ये निसाब ही बन जाता है हमारे पास। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि करिकुलम एक रोड मैप है, और निसाब सिलेबस उस रोड मैप को अचीव करने के लिए जो हमारे पास एक वे आ जाएगा। तो करिकुलम क्या है जी? एक कोर्स ऑफ स्टडी है जो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपनाता है बच्चे को, वो जो अचीव करवाना है, जो टारगेट अचीव करवाना है उसको अपनाने के लिए, उसको अचीव करवाने के लिए। वो, या दूसरी चीज हमारे पास जो आ जाती है, मॉडर्न एजुकेशनल पर्सपेक्टिव क्या है जी? करिकुलम इज द टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस। जो जो एक्सपीरियंस, सिर्फ और सिर्फ तालीम, वो पढ़ाई वाली चीजें नहीं आएंगी। जो जो एक्सपीरियंस वो अपने तालीम के उस दौरान, जो फर्ज करें वो मैट्रिक तक जा रहा है, तो मैट्रिक तक जो जो एक्सपीरियंस वो करता है, वो सारी कुछ चीजें वो करिकुलर है, वो को करिकुलर है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर है। जिस किस्म के भी एक्सपीरियंस वो गेन करता है, वो सारा का सारा करिकुलम होता है। तो करिकुलम जो है हमारा,
इन 4-5 चीजों पे बेस कर रहा होता है। हमने करिकुलम बच्चे को जब डिलीवर करना है उसको कुछ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। सबसे पहले डोमेन है, स्टैंडर्ड है, फिर बेंचमार्क है, फिर एसएलओ आ जाता है, और एसएलओ को मजीद जो हमारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली उनमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, नॉलेज और स्किल्स के अंदर। डोमेन क्या चीज होती है जी? हमारे पास डोमेन इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज और अ फील्ड ऑफ स्टडी विद इन अ करिकुलम। करिकुलम के अंदर रहते हुए वो स्टडी, वो एरिया ऑफ नॉलेज जिसके थ्रू हमने करिकुलम को कवर करना है उसको डोमेन कहा जाता है। जस्ट लाइक आपका करिकुलम है, जैसे कि हम कहते हैं ये एक बुक स्टोर है। बुक स्टोर में, अच्छा जी, हमारे पास फर्ज करें एक बुक स्टोर है जो कि हमारी डोमेन हो गई, फर्ज करें बुक स्टोर। अब उसके अंदर फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सेल्फ हेल्प है, मुख्तलिफ किस्म की किताबें रखी हुई हैं। तो हमारा करिकुलम क्या है? बेसिकली वो बुक स्टोर है। अब उसके अंदर मुख्तलिफ किताबें जो रखी हुई हैं, मुख्तलिफ जो हमारे पास फिक्शंस हैं, नॉन फिक्शंस हैं, सेल्फ हेल्प हैं, या कोई करिकुलर है, जो किसी किस्म की बुक्स पढ़ी हुई हैं, वो हमारा क्या आ जाता है? मुख्तलिफ डोमेन्स आ जाती हैं। करिकुलम तक पहुंचने के लिए हमें इन डोमेन्स का सहारा लेना पड़ता है। इनको हमने, जब हम करिकुलम कवर करना चाह रहे हैं तो उन डोमेन्स को लेकर, जब मुख्तलिफ डोमेन्स मिलकर एक पूरा का पूरा वो बना देती हैं, आपके पास पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर देती हैं, तो वो बेसिकली आपने करिकुलम अचीव कर लिया उस उन डोमेन्स के थ्रू। यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने कहा है जी कि फर्ज करें हमारे पास बुक स्टोर है। बुक स्टोर में कहता है जी हर डोमेन में, हर डोमेन में एक थीम है, एक कंटेंट है, एक पर्पस है। जैसे कि करिकुलम में डोमेन रिप्रेजेंट करती है सब्जेक्ट एरिया, जैसे कि साइंस है, हिस्ट्री है, आर्ट है। उसी तरह, बल्कि अगर हम ये पूरे के पूरे उसके यूनिवर्सिटी का सिलेबस की बात कर रहे हैं तो वो एक एक अलग अलग हमारे पास डोमेन आ जाएगी। साइंस है, प्री मेडिकल है, मेडिकल है, आर्ट्स है, इसके बाद ये जो हमारे पास आ जाती है कॉमर्स है। तो ये मुख्तलिफ डोमेन्स बन जाती हैं। अगर हम एक ही क्लास की बात करें तो उसमें उनके ही मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। हम अगर एक ही सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें भी मुख्तलिफ डोमेन्स आ जाती हैं, उस सब्जेक्ट को पूरा कवर करने के लिए बच्चे के लिए एक क्लास के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमारा डोमेन को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ हमने उसके रख दिए जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं फिनिश लाइन। एक स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड्स मिलके हो सकता है एक डोमेन को पूरा कर रहे हो। वो तीनों फिनिश लाइंस मिलके उस डोमेन को अचीव करने के लिए हमें हेल्प आउट करती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बेंचमार्क्स आ जाते हैं। बेंचमार्क्स इसी तरह होता है जैसे कि माइलस्टोन्स होते हैं। हमने कहीं पे पहुंचना है, उसके लिए हमने रास्ते में कुछ पड़ाव रख लिए कि यहाँ पे रुकेंगे, फिर यहाँ पे रुकेंगे, फिर यहाँ पे रुकेंगे। अब वहां पे रुक रुक के हम वहां पे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ये वही पड़ाव यहाँ पे बेंचमार्क्स होते हैं। हमने स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए इन बेंचमार्क्स को अचीव करना होता है। जब हम इन बेंचमार्क्स को अचीव कर लेते हैं तो उन बेंचमार्क्स को अचीव करते हुए हम अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारा SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। अब ये जो SLO है ये बेंचमार्क्स को अचीव करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। इसका एक SLO में हमने बहुत से नॉलेजेस और स्किल्स उसको आगे मजीद डिवाइड कर देते हैं। अब जो SLO है वो किसी एक टॉपिक को कवर कर रहा है। उस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें बच्चे को कौन कौन सी चीज क्लास में वर्बली डिलीवर करनी है और कौन कौन सी एक्टिविटीज करवानी है, इन दोनों चीजों को मिला के हमारा एक SLO कंप्लीट होता है। और वही SLO, एक से ज्यादा SLOs मिलके एक बेंचमार्क अचीव करवाते हैं। तो हमारी तरतीब क्या है? नॉलेज और स्किल्स मिलके SLO अचीव करवाते हैं, SLOs मिलके बेंचमार्क अचीव करवाते हैं, बेंचमार्क्स मिलकर हमें कोई स्टैंडर्ड अचीव करवाते हैं, और स्टैंडर्ड्स मिलकर हमें डोमेन अचीव करवाते हैं, और डोमेन्स मिलकर हमारा करिकुलम कवर करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे
हमारे पास सिलेबस है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया करिकुलम है, जो कि हमारे क्लास 1 से 5 तक का और 6, 7, 8 तक का हमारे पास करिकुलम है यहाँ पे दिया हुआ, जिसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास डोमेन्स के अंदर मुख्तलिफ एसएलओज किस तरीके से हमने कवर किए, उनकी आपस में वर्टिकल लिंकेज क्या बन रही है, एक क्लास में आपने क्या पढ़ाया तो उसको अगले क्लास में कहाँ जाके हमने उसको मैच किया, अगले क्लास का कौन सा टॉपिक उससे मिलता है, तो वो किस तरीके से होता है, उस चीज को हमने यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश की है कि किस तरीके से होता है। इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, यह है जी हमारी वर्टिकल लिंकेज। क्लास 1 जो है वहां पे कौन सा टॉपिक है, आईसीटी, फर्ज करें अगर हम पहली डोमेन देखें तो वो आईसीटी डिवाइसेस के हवाले से है, तो उसमें हमने क्लास 1 में बच्चे को क्या क्या जो है यहाँ पे समझाया है, बच्चे को क्या क्या डिलीवर किया है, और क्लास 2 में जाके उसके आगे कौन सा सीक्वेंस बनी है, क्लास 2 में जो 1 में पढ़ाया उसको आगे कैसे कैसे लेके चले, क्लास 2 से क्लास 3 में हम उसको कैसे आगे लेके चले, 3 से 4 में कैसे लेके चले, इसी तरह से 8 क्लास तक उसी टॉपिक को कहां से लेके कहां तक पहुंचाया हमने, इसको हम अभी गौर करते हैं। यहाँ पे फर्ज करें आईसीटी फंडामेंटल्स है हमारे पास एक टॉपिक, हमारी डोमेन है, तो उसको यहाँ पे हमने क्या किया, बच्चे को रिकॉग्नाइज और उसके नाम्स बेसिक आईसीटी डिवाइसेस के, उसको पहचान करवाई उसकी, और उसके नाम जो हैं वो उसको याद करवाए कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी। अभी बच्चे को इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस का नहीं पता, यहाँ पे हमने सिर्फ उसको कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट का बताया। ठीक है जी, तो 1 क्लास में हमारे पास यहाँ तक बात हुई। या फिर हमने कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, ऑफ करते, टर्न ऑफ कैसे करते हैं, प्रोग्राम्स को कैसे बंद करते हैं, ये चलाते हैं, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा होता है, ये चीजें बच्चे को समझाई। फिर उसको हमने कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि जो के कंप्यूटर के साथ होती हैं, जैसे स्कैनर है, प्रिंटर है, कैमरा है, उनकी थोड़ी बहुत पहचान कराई, नाम वगैरह उनको याद कराए, और फिर उसको ट्रबल शूटिंग की स्किल्स जो है आईसीटी डिवाइसेस में कि क्या गलती, इसमें क्या खराबी आई, वो उसको दिखाया गया। अगर बच्चे को कंप्यूटर में किसी खराबी का सामना आ रहा है तो वो कौन सी खराबी आई, ये उसको दिखाया गया, डेमोन्स्ट्रेशन दी गई। ये हमारी 1 क्लास है, यहाँ पे हमारे आईसीटी फंडामेंटल्स में ये कुछ हुआ। उसके बाद अगर हम जैसे ही गए क्लास 2 में, अब यहाँ पे कंप्यूटर पेरिफेरल्स और हार्डवेयर डिवाइसेस जो होती हैं उनके बारे में बच्चे को बताया, कैसे प्रोग्राम को हमने सेव करना है, दोबारा से ओपन कैसे करना है। एक प्रोग्राम हमने सेव किया तो जब सेव हो गया तो उसको हम दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। अब बच्चे को हमने ये भी बताया कि यहाँ पे अगर हमने सेव किया है प्रोग्राम तो रीओपन कैसे होगा, रिट्रीव कैसे होगा। उसके बाद हमने उसको जी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कैसे रिट्रीव या सेव करना ये बताया। कंटिन्यू इंप्रूविंग बेसिक ट्रबल शूटिंग स्किल्स। अब वो जो ट्रबल शूटिंग हमने 1 क्लास में हल्का सा उसको टच दिया, अब 2 में आके फिर उसको हम यही टच दे रहे हैं कि ट्रबल शूटिंग का उससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा उस पर उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। यहाँ पे बहुत छोटे लेवल पे बच्चों को समझाया जाएगा। अब ये देखें उसी का अगला हिस्सा है, वहां पे हमने उनको नाम बताए, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है और ये सिस्टम यूनिट है। यहाँ पे आके हमने बता दिया कि ये इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ तक हम लेके आ गए क्लास 2 के अंदर। उसी की नेक्स्ट जो है हम उसको कह सकते हैं कि अगली इसकी किस्त आ गई। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रेड 3 में। अब बच्चे को हमने बताया कि हाउ टू मैनेज एंड मल्टीपल एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम, एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को एक वक्त में कैसे मैनेज करना है। उसके बाद द रोल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीटी डिवाइसेस, हमारी जिंदगी में ये जो आईसीटी डिवाइसेस हैं कौन सा रोल अदा कर रही हैं, किस डिवाइस का कौन सा किरदार है जो वो हमारे लिए अदा कर रही है। बेसिक डिजिटल लिटरेसी स्किल्स, अब यहाँ पे हमने डिजिटल लिटरेसी देना शुरू की बच्चों को, उनको पढ़ाना, उनको समझाना शुरू किया कि डिजिटल लिटरेसी क्या होती है। ये इस दौर की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें भी, हमारे बच्चों को भी, हमारे पास भी डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। हम लोग भी इतने मतलब एक्सपीरियंस लेने के बाद भी ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें या तो कोई बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो डिजिटल लिटरेसी हमारे अंदर भी होनी चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर भी होनी चाहिए।
क्लास 4 में जाता है वो बच्चा, तो कहते उसको अब हम एनालिसिस पे ले आए हैं कि बच्चा एनालाइज कर सके और कंपेयर कर सके हार्डवेयर के दरमियान के इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं। अब बच्चे के अंदर कंपैरिजन का यहाँ पे आज क्लास 4 में ये लेवल आ जाए कि वो अब उन चीजों को खुद से पहचान सके। हम नाम ले तो बताए ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस क्या करती है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस क्या करती है, हमारे पास ये स्टोरेज डिवाइस है तो ये क्या करती है। ये सारी चीजें बच्चा अब एनालाइज भी कर सके और उनको कंपेयर भी कर सके। कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे हम आगे स्टार्ट लेते हैं। क्लास 4 में आके नेटवर्किंग का बच्चों को थोड़ा सा बताना शुरू करते हैं कि ये हमारे पास इसके लिए राउटर है, ये वाईफाई डिवाइस है, ये ब्रिज है। थोड़ा बहुत आपको उसको तस्वीरों से आगाह करना होगा। ये चीजें हैं, ये हमारी नेटवर्किंग में काम आती है। बहुत ज्यादा इस क्लास में अभी जो हमें नेटवर्किंग का बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाती है हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनका भी टच देंगे हम बच्चों को। रोबोटिक्स क्या है, एआई क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। उसके बाद आई थी जी क्लास 5 में, अभी तक वही हमारा आईसीटी फंडामेंटल्स चल रहा है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देनी है हमने उसको, वो बच्चा डेमोन्स्ट्रेट कर सके किसमें, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो दरमियान में अब वो डेमोन्स्ट्रेशन दे सके। पहले एनालिसिस कर रहा है, खुद से कंपेयर कर रहा है, अब वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके, वो अप्लाई कर सके, आपको बता सके अच्छे तरीके से हमारा हार्डवेयर क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर का काम क्या है, सॉफ्टवेयर का काम क्या है। उसके बाद आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर टूल्स को वो ऑर्गेनाइज करना, उनसे कोई काम लेना, थोड़ा थोड़ा उसको करना आ जाना चाहिए। जैसे कि प्रेजेंटेशन को छोटी मोटी बनानी है, कोई छोटी मोटी रिपोर्ट बनानी है, तो हमारा बच्चा क्लास 5 में इस काबिल हो सके उसी आईसीटी फंडामेंटल्स के अगले ये जो स्टेप है उसके अंदर। क्लास 6 में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा स्कूल लेवल का, मिडिल लेवल का, एक्सपर्ट लेवल एक किस्म का आ जाता है 6, 7 और 8। पहली 3 क्लासेस हमारी बिगिनर लेवल होती हैं, उसके बाद अगली 2 क्लासेस हमारी एडवांस लेवल आ जाता है, उसके बाद ये एक्सपर्ट लेवल आ जाता है। 8th क्लास तक की हमारा जो सिलेबस होता है, जो करिकुलम होता है, उस लेवल में आके अब वही हमारे पास आईसीटी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, मसलन हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज किसके बगैर मुमकिन है, कौन सी नहीं मुमकिन, जो चीजें हम बच्चे को डिलीवर कर सकते हैं इस लेवल पर सॉरी जी, तो वो हमने बच्चे को आगे 6 क्लास में बतानी है। नेटवर्क्स क्या होते हैं, अब कॉन्सेप्ट उसको देना शुरू करना है हमने, और कम्युनिकेशन के लिए कैसे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लास 6 का हमारा आईसीटी फंडामेंटल्स का पार्ट है। अगर हम क्लास 7 में चले जाते हैं तो एनालाइज एंड यूज एडवांस्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, आईओ डिवाइस पोर्ट्स क्या होती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं। अब यहाँ पे आके आईओ पोर्ट्स कितनी किस्म की होती है, थोड़ा बहुत अंदाजा हो किसी को। बहरहाल जी, सीरियल पोर्ट होती थी, अब तो तकरीबन नापैद हो गई है। अब तो आपकी तकरीबन वो सी टाइप की पोर्ट आ गई है हर तरफ। तो PS2 होती थी, फिर उसके बाद आपके पास USB आ गई। तो इस तरह पैरेलल पोर्ट्स होती हैं, इस तरह की पोर्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। अब उसको बच्चे को इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का बताएंगे हम आके क्लास 6 में, क्लास 7 में, और साथ में नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बताएंगे। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस में यहाँ तक हम बता देंगे उनको, बल्कि नेटवर्किंग का पूरा चैप्टर है जिसके अंदर टोपोलॉजीज तक को डिस्कस किया गया डिवाइसेस के साथ साथ। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन, डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है और डाटा स्टोरेज कैसे होती है। प्रोसेसिंग की कब जरूरत पड़ती है, स्टोरेज की कब जरूरत पड़ती है। प्रोसेसिंग की जरूरत हर मरतबा ही पड़ती है या नहीं पड़ती, स्टोरेज की जरूरत हर मरतबा पड़ती है कि नहीं पड़ती, ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी हमारी क्लास 7 के अंदर। इस तरीके से हम आईसीटी फंडामेंटल्स को कहाँ 1 क्लास से लेके चले हैं 7 तक हम आ गए हैं, उसी की आगे से आगे जदीद शक्ल को बच्चों को बताते चले गए हैं। क्लास 8 में आके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई है, ब्लॉकचेन है, रोबोटिक्स है, इनके एप्लीकेशंस क्या है और उनको एनालाइज कैसे किया जा सकता है, हम क्लास 8 के बच्चों को ये चीज आके आईसीटी फंडामेंटल्स में बताएंगे। कंप्यूटिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में बच्चे को हम बताएंगे क्लास 8 के अंदर। ये हमारा करिकुलम की डिमांड है जो हम अपनी बुक्स के थ्रू पूरी भी कर रहे हैं।
फिर हमारा दूसरा एक आ जाता है डिजिटल स्किल्स ग्रेड 1 के अंदर, वो क्या था, ग्रेड 2 के अंदर, ग्रेड 3 के अंदर किस तरीके से हम उसको लेके चले, इसको भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। बिगिन डेवलपिंग टाइपिंग स्किल्स यूजिंग एज अप्रोप्रिएट टाइपिंग प्रोग्राम्स टू। अब हमारे पास छोटी क्लास का बच्चा है, उसके लिए हम छोटा सा कोई एक गेम कर लेंगे जिसके अंदर बच्चा ABCD प्रेस करेगा, फिर वो 3 लेटर वर्ड्स को प्रेस करना शुरू करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेंटेंसेस बनाना शुरू करेगा छोटे छोटे। ये हम क्लास 1 में बच्चे से करवाएंगे। ये डिमांड है क्लास 1 में हमारे पास डिजिटल स्किल्स के अंदर। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस प्रॉपर फिंगर, हाँ जी, प्लेसमेंट कहाँ पे, हमारी कौन सी फिंगर कहाँ पे आएगी। ASDF जो है GJKL होता है, या JKL और वो सेमीकोलन होता है, तो वहां पे बच्चे को हम फिंगर्स रखवा के उनको ये छोटे छोटे 3 लेटर वर्ड्स और पूरा पूरा सेंटेंस लिखवाएंगे ताकि बच्चे को प्रॉपर टाइपिंग करने का तरीका आए। ये भी हम क्लास 1 के अंदर ही करवा रहे हैं, डिमांड भी इसी तरीके से है। ग्रेड 2 में हम क्या करेंगे, अब वही टाइपिंग स्किल्स यहाँ पे आके थोड़े से ज्यादा बेहतर अंदाज में हम उसको वर्ड यूज करवाएंगे, हम उसको ड्राइंग टूल्स यूज करवाएंगे, हम उसको एजुकेशनल गेम्स करवाएंगे कोर्स के अंदर जो होंगी, ताकि बच्चा मजीद अच्छे से टाइप करना शुरू कर दे, उसको ड्राइंग टूल्स को हल्का हल्का यूज करना आ जाए। फिर आता है जी सर्च इंजन किस तरीके से हमने यूज करने हैं। क्लास 2 में बच्चे को सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट भी हम देंगे। ये अब उसी डिजिटल स्किल्स का जो नेक्स्ट वर्जन आ गया हमारे पास क्लास 2 के अंदर। क्लास 3 में जाते हैं हम, तो फिर हम कहते हैं जी एडवांस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग, वही MS वर्ड जिसको यूज करना हल्का फुल्का हमने बच्चे को सिखाया, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, उसमें हमने एक वर्ड लिखना है कैसे लिखते हैं, छोटी मोटी चीज उसको हमने क्लास 2 के अंदर करवाई। अब यहाँ पे आके उसको मजीद फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत सिखाएंगे, उसकी एक टूल्स को यूज करते हुए बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, इस तरह के और भी जो छोटे मोटे टूल्स हैं थोड़े बहुत उसको यहाँ पे हम सिखाएंगे और प्रैक्टिकल करवाएंगे बाहर उसको। इम्प्रूव ऑनलाइन रिसर्च स्किल्स, अब जो हमने ऑनलाइन रिसर्च करनी होती है उनको उस स्किल को बच्चे की भी हम बेहतर करेंगे। यहाँ पे पहले हमने इसको सर्च इंजन का बता दिया क्लास 2 के अंदर, अब यहाँ आके सर्च इंजन को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन सी चीज से हमने इज्तनाब करना है, कौन सी चीज को हमने देखना है, किसको हमने वो जो हम किसी को कोई चीज यूज करते हैं साइटिंग कैसे करवानी है, तो ये चीजें हम क्लास 3 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ताकि बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी से बच्चा बचता चला जाए। उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रेड 4 के अंदर। यहाँ पे हमने मजीद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को, जैसे कि MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, अब पहले हम MS वर्ड पे रहे थे, एक्सेल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसकी निस्बत यूज करना, पावर पॉइंट भी वर्ड की निस्बत थोड़ा सा डिफिकल्ट है यूज करना, हम यहाँ पे आके बच्चे को एक्सेल और पावर पॉइंट करवा रहे हैं। या फिर हम नीचे देखें तो कहते हैं एबिलिटी टू सर्च फॉर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली फॉर रिसर्च। ये 2 काम कर रहे हैं हम यहाँ पे डिजिटल स्किल्स के अंदर, कोई टूल सिखा रहे हैं किस तरीके से यूज करना है और ऑनलाइन सर्च कैसे करनी है, हमने सर्च इंजन का यूज बता रहे हैं बच्चे को, क्लास 4 तक आ गए हम। और ऊपर हम साथ ही एक चीज दूसरी क्या कर रहे हैं कि बच्चे को किस तरीके से हमने टूल्स यूज करने हैं वो बच्चे को बता रहे हैं। फिर आ जाती है हमारी क्लास 5। अब यहाँ पे उसको मजीद उसने कर दिया जी कि हमने क्रिएट एंड एडिट मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, हमने फोटोज वीडियोस और एनिमेशंस बच्चे से बनवानी शुरू की छोटी छोटी, उनको एडिट करवाना शुरू किया क्लास 5 के अंदर। ये वही सीक्वेंस चली आ रही है कि पहले हमने टाइपिंग ट्यूटर बच्चे को लगाया, फिर उसको हम MS वर्ड पे लेके आए, फिर MS वर्ड में कुछ बेहतरी लाया कि उसको थोड़ा बहुत उसके अंदर वो एडिटिंग सिखाई, फिर हमने साथ साथ MS एक्सेल और वो पावर पॉइंट सिखाई। अब आके इस क्लास में हमने बच्चे को मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को कैसे एडिट किया जाएगा, कैसे क्रिएट किया जाएगा, यहाँ पे लेके आ गए हैं। और फिर प्रोजेक्ट्स जो हम डिजिटल बनाते हैं उसमें एक दूसरे के साथ ऑनलाइन हम कैसे डाटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेशन में कैसे काम कर सकते हैं, गूगल डॉक्स का कॉन्सेप्ट देंगे, उसके अंदर पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट देंगे जो कि हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारी क्लास 6 में डिजिटल स्किल्स। अगर हम देखें तो उसमें नेविगेट, मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम,
अब बच्चे को सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज करना कैसे होता है, उसमें कोई चीज हम किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं, रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, पावर पॉइंट में हम किस तरीके से स्लाइड्स बना सकते हैं, उसके बाद हम एनिमेशंस कैसे दे सकते हैं, वीडियो छोटी छोटी कैसे बना सकते हैं, ये सारा कुछ करने के बाद हम आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब बच्चे को हम बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। क्लास हमारे पास आ गई 6 के अंदर हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे, और उसी तरह से फिर स्प्रेडशीट्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उसमें चार्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, उसमें ग्राफ्स कैसे बनाए जा सकते हैं, उसमें टेबल कैसे बनाया जाता है, टेबल पे कोई छोटा मोटा एक आधा फार्मूला प्लस माइनस का लगा के उसको वो भी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है क्लास 6 के अंदर। फिर आ जाता है ये हमारे पास क्लास 7 में, तो स्प्रेडशीट टूल्स के अंदर फॉर्मूलाज कैसे आएंगे, ग्राफ्स कैसे आएंगे, और डाटा का एनालिसिस हम कैसे करेंगे, उसके साथ साथ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैसे हम बनाएंगे, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो को यूज करते हुए। ये काम हम क्लास 7 के अंदर बच्चे को करवा रहे हैं। क्लास 8 आ जाती है जी हमारे पास। अब यहाँ पे डेटाबेसेस और डाटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स। डेटाबेस क्या हो गया हमारे पास, जिसमें पूरा का पूरा डाटा हमने किस तरीके से मैनेज करना है, और डाटा विजुअलाइजेशन जो सॉफ्टवेयर है उसमें ग्राफ्स बनाने वाले या चार्ट्स बनाने वाले या इस तरह की कोई भी और विजुअलाइजेशन का वे जो हमारे डैशबोर्ड्स पे अक्सर देखेंगे तो सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड्स पे लगा होता है, वो किस तरीके से हमने मैनेज करना है, किस तरीके से बनाना है बच्चे को, वो हम क्लास 8 में सिखा रहे हैं। ये हमारी डिजिटल स्किल्स हैं क्लास 8 तक। अब जब बच्चा क्लास 8 तक इस लेवल पे पहुंच के आगे आएगा, तो आपको जो पहले 9th क्लास की बुक अगर आप देखें जो इससे पहले थी, तो उसको वो छोटे बच्चों की बुक ही लगेगी। उसमें था क्या, कुछ भी नहीं था। तो अब जो बुक आई है वो इसी स्टैंडर्ड से मैच करती हुई बुक है। अब आपके पास जो बच्चों को आप डिलीवर कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसी स्टैंडर्ड से मैच करता हुआ अब आपके पास आया। हमारे पास तीसरा एसएलओ आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें इस चीज पे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बारे में आप लोगों के पास थोड़ा बहुत तो कोई व्यू पॉइंट होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस चीज को हम लोग एड्रेस करते हैं। कोई अपने आइडियाज शेयर करना चाहेगा? जी जी प्लीज। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्चुअली ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है, उसके बाद फिर उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस लिए जाते हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो उसका एल्गोरिथम मेकिंग, फ्लो चार्टिंग, एंड देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कोडिंग। अच्छा, अगर हम क्लास 1 की बात करें तो यहाँ पे हम बच्चे को किस लेवल पे प्रॉब्लम के लेके जाएंगे? आपका क्या आइडिया है इसके बारे में? लाइक एक किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी टास्क को, ने लाइक सिंपल सा टास्क अगर दिया जाए, अभी इस वक्त मैं ऑक्सफोर्ड की बुक की बात कर रही हूँ, तो थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग कि क्या चीज़ किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होती है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं होती। तुमने वो पता नहीं क्या किया है। हाँ, ये आवाज, ये इसलिए अब ना कर भी कहाँ से आ रही है? एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी, आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी, शायद आप ही के एंड से या किसी और से, तो हमें सबको म्यूट करना पड़ा। जी आप फरमा रही थी, अब छोटा सा बच्चा है 1 क्लास का, उसको हम प्रॉब्लम का कैसे समझाना हमें समझाने के लिए क्या करना होगा कि ये होता है प्रॉब्लम, फिर इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, ये बात जी आप कुछ फरमा रही थी। एक्चुअली होस्ट की तरफ से बार बार म्यूट हो रहा है, और मेरे एंड से ये इशू नहीं था। आई गेस किसी और ने ज्वाइन कर लिया था जिसकी वजह से एक नॉइस क्रिएट हो गई थी। जी जी।
अच्छा, प्रॉब्लम हम बच्चे को इस तरह से, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली हम उसे उसी के लेवल पे बताएंगे कि अगर उसे एक सैंडविच बनाना है तो उसके लिए वो एक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके वो उसको बताएंगे कि उसमें वो उसे सॉल्व कैसे कर सकता है, यानी उसके लिए स्टेप्स क्या क्या हैं और उनमें क्या नेसेसरी स्टेप है और क्या अननेसेसरी स्टेप है। ये एक्चुअली ऑक्सफोर्ड की बुक में इसी तरह से इसको डिटेल में ब्रीफ किया गया है, बच्चे के लेवल पे जाकर छोटे छोटे रियल लाइफ से रिलेट करके, और फिर आप उसको एग्जाम्पल अपने उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए बताएंगे। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। फर्ज करें मैं कहता हूँ बच्चे से हम यार पानी तो लाए बेटा, फर्ज करें ये पेंसिल है बच्चे के पास, उसे कहें जी ये टूट गई, अब इसका सोल्यूशन, ठीक है जी, उसका खिलौना है वो खुल गया है या वो ऑपरेट नहीं कर रहा, या पानी है तो उसमें जो लंच बॉक्स है तो लंच बॉक्स को हमने जी लंच बॉक्स खाली है, अब क्या करना है। तो इस किस्म की छोटी छोटी चीजें बच्चे को हमने कॉन्सेप्ट देना है कि ये होता है प्रॉब्लम, अब उसको सॉल्व कैसे करना है। उसकी जो फ्लास्क है वो खुल नहीं रही ऊपर से, अच्छा, तो वन मोर थिंग मे आई आस्क। जी जी प्लीज प्लीज। हम इस सब चीज में जितना भी सिलेबस में आने अभी तक ऐसे लॉज देखे 1 से 8 तक, चाहे वो डिजिटल हों चाहे वो आईसीटी से रिलेटेड हों, इसमें कहीं लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं हो रही बच्चे के लिए, कि क्योंकि जब 9th 10th में आते हैं तो एचटीएमएल भी है, वेब डिजाइनिंग भी है, प्लस C++ की प्रोग्रामिंग भी है, तो वो सब चीजें यहाँ कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हो रही। जी बिल्कुल स्क्रैच है, क्लास 8 तक स्क्रैच आती है। पहले जूनियर में हम क्लास में स्क्रैच जूनियर करवा रहे हैं, उसके बाद स्क्रैच के यानी जो अब इसका फाइनल वर्जन तक लेके जाते हैं बच्चों को, अभी आ जाएगा वो भी इंशाल्लाह। ओके, ठीक। अभी तक हमने आईसीटी फंडामेंटल्स पे बात की है या फिर डिजिटल स्किल्स पे बात की है, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। सबसे पहली क्लास जो है हमारे पास 1 क्लास जो है उसमें डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो है वो उनको हमने बच्चों को एड्रेस करने का तरीका बताना है, उसको प्रॉब्लम की पहचान करवानी है कि प्रॉब्लम क्या होता है, उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से किस किस तरीके से हम वेज ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्लास 2, तो वहां पे हम सिंपल प्रॉब्लम यूजिंग विजुअल प्रोग्रामिंग टूल्स, ये मैम ये देखिए लाइक स्क्रैच, स्क्रैच जूनियर है यहाँ पे और या फिर कोड है, तो इनको यूज करते हुए हमने बच्चे को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करवाने हैं जिनके थ्रू बच्चा अपने प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम के एनालिसिस वो उसको सोल्यूशन को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश शुरू करेगा। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास ग्रेड 3 में, अब वही जो विजुअल प्रोग्रामिंग हमारे पास है उसमें अब उसको लूप्स का, इवेंट्स का, सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट देना शुरू करेंगे हम। फिर उसको एल्गोरिदम्स जो है हम लिखते उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देना शुरू करेंगे इस क्लास 3 के अंदर। फिर अगर हम ग्रेड 4 पे जाते हैं तो यहाँ पे हम बच्चे को विजुअल प्रोग्रामिंग टूल्स जो है उनको मजीद कॉम्प्लेक्स वे में उसके अंदर लेकर लॉजिक और सीक्वेंस बिल्डिंग स्किल्स पैदा करेंगे क्लास 4 के अंदर आके। डीबगिंग की टेक्निक्स उनको बताएंगे, कैसे प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है, एरर को फिक्स किया जाता है, उसको थोड़ा सा इस लेवल पे लेके आएंगे, डीबगिंग क्या होती है और उसको कैसे लेके हम चलते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास ब्लॉकली है, स्क्रैच है, इनके थ्रू हमको छोटी छोटी गेम्स बच्चों से बनवाएंगे, बच्चे वो गेम्स बना के वहां से उसके अंदर हम लूप भी यूज करवा रहे होंगे बच्चे को, वहां पे हम बच्चे को डिसीजन भी करवा रहे होंगे, कंडीशन भी यूज करवा रहे होंगे छोटी मोटी, उसके अलावा हम उसको सॉर्टिंग का तरीका भी उसके अंदर बताएंगे, उसको एल्गोरिदम मेकिंग का तरीका भी बताएंगे। तो ये क्लास 4 के लेवल 5 के लेवल पे आके हम बच्चे को इस लेवल का प्रोग्रामर बना देंगे। फिर हमारे पास क्लास 6 आ जाती है, अब यहाँ पे उसको हम एल्गोरिदमिक थिंकिंग पे लेके जाएंगे ताकि किसी भी जगह पे वो एल्गोरिदमिक थिंकिंग के थ्रू उसका सलूशन निकाल सके, प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के उसको डेवलप करने के काबिल हो जाएगा बच्चा हमारा। स्टार्ट यूजिंग सिंपल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, लूप्स, वेरिएबल्स, इनपुट
अब हम उसको इनपुट लेने का तरीका भी यहाँ पे दे देंगे, वेरिएबल्स को कैसे यूज करना है, लूप्स को कैसे यूज करना है। अब लूप्स को वो यूज करना शुरू कर देगा। पहले तो हमने कॉन्सेप्ट दिया है क्लास 4-5 के अंदर, अब वो लूप्स को यहाँ पे आके इंप्लीमेंट करना शुरू कर देगा, अप्लाई करना शुरू कर देगा। क्लास 7 में आ जाता है जैसे ही हमारा बच्चा, तो देखिए पाइथन पे हम उसको लेके जा रहे हैं। क्लास 7 में आके विजुअल प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक स्क्रैच एंड ट्रांजिशन टू टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग, जैसे कि पाइथन की कोडिंग होती है, स्क्रैच के थ्रू हम उसको थोड़ा बहुत फेमिलियर करेंगे पाइथन के साथ। फिर आ जाता है ये हमारा, हाँ यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बच्चे को आ जाएंगे, लूप्स भी कैसे हम डायनामिक प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम लूप्स को कैसे यूज करते हैं, हम अपना डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, तो ये चीजें भी साथ साथ हम क्लास 7 तक बच्चे को उससे फेमिलियर कर देंगे हमारे बुक्स के थ्रू, हमारे टॉपिक्स के थ्रू। ग्रेड 8 में अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमारे पास बच्चा जो है स्ट्रेटजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, अब एक से ज्यादा स्ट्रेटजीज उसको बनानी आ जाएंगी। अब उसमें से जो एफिशिएंट स्ट्रेटजी है वो अपने तौर पे उसको डिसाइड करने की कोशिश, आइदर वो सही कर रहा है और नहीं कर रहा, लेकिन वो इस लेवल पे आ जाएगा कि वो एक दो स्ट्रेटजीज जो उसके पास हैं उनमें से कौन सी इंप्लीमेंट करे, वो यहाँ तक पहुंच जाएगा हमारी क्लास 8 में आके। किस चीज के थ्रू, जो हमारे एडवांस एल्गोरिथम्स और डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, एरे है, सॉर्टिंग है, उनको यूज करते हुए हमारा बच्चा इस लेवल पे आ जाएगा। टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, जो हमारी स्क्रैच है वो टोटल ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो हमारी टेक्स्ट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है वो पाइथन जैसे कि है, तो हम उसको स्क्रैच की उस प्रोग्रामिंग की तरफ भी लेके जाएंगे ताकि वो अपना डेवलप करना भी सीखे। जस्ट वो यही ना काम करता रहे ड्रैग एंड ड्रॉप का, उसको फिर उसके हिसाब से उसके कॉन्सेप्ट उतने मजबूत नहीं हो पाएंगे जितने टेक्स्ट बेस्ड में हो सकते हैं। डिजिटल सिटीजनशिप, ये बहुत अहम टॉपिक है। इस पे वैसे ही हमें बच्चों को बताते ही रहना चाहिए, बार बार बताते रहना चाहिए, और स्पेशली अपनी बेटियों को तो बहुत ज्यादा इस मामले में हमें बाखबर रखना चाहिए। मैं अक्सर हर तकरीबन जहां भी कोई एक महफिल नजर आती है वहां पे ये बात जरूर करता हूं कि बच्चों को बताएं कि उनकी डाटा प्राइवेसी क्या है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, और अगर वो कहीं थोड़ी बहुत भी ब्रीच हो गई उसका किस हद तक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह के नुकसान सहने पड़ेंगे, किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। हमारे बच्चों को इस हद तक पता हो कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कतई किसी भी सूरत किसी के साथ शेयर ना करें। तो डिजिटल सिटीजनशिप जो है हमारी हमारी क्लास 1 में हम क्या करेंगे, बच्चे को बताएंगे कि किसी को आप अपना एड्रेस ना बताओ, किसी को अपना नाम ना बताओ जिसको आप नहीं जानते, टीचर को बताओ या घर वालों को बताओ। इस तरह की चीजें छोटी छोटी बताएंगे ताकि बच्चे के जहन में आना शुरू हो, एज अ सिटीजन, बीइंग अ सिटीजन मेरी क्या, वो मेरी अपनी सेफ्टी के लिए मुझे क्या करना जरूरी है जिससे मैं महफूज रहूंगा। Understand principles of responsibilities, internet use and recognize the importance of online behavior. नेट कैसे यूज करना है, कौन सी साइट है जिसको आपने खोलना है, पेरेंट्स से पूछ के साइट खोलनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फौरी पेरेंट्स को बताना है। ये सारी की सारी चीजें क्लास 1 के लेवल तक हम बच्चों को बताते हैं जी। फिर ग्रेड 2 में आ जाते हैं तो फिर क्या है जी, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर ले। पहले हमने उसको बताया है, अब वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर ले 2 क्लास के अंदर आके। वो अपनी जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जिनको यूज करेगा और उसका जो वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहेगा, उनको पहचानना शुरू कर दे। उसको पता हो ट्रस्टेड साइट जो है उसकी साइट पे एक एरो आता है, उसको पता हो कि ये वाली साइट जो है ये बड़ी ट्रस्टेड है, इस पे मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी गेम खेलने की कोशिश करूंगा तो मेरे कंप्यूटर को भी लॉस नहीं आएगा, किसी किस्म का लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ये मुझे यूज कर लेनी चाहिए। जी ये जो आपका क्वेश्चन है जी, ये आपको बिल्कुल मिल जाएगी। ये जो स्लाइड्स हैं ये पूरे की पूरी आपको प्रेजेंटेशन जो है पीपीटी फॉर्म में हम आपको ग्रुप में शेयर कर देते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जी मिस जवेरिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद।
जी उसके बाद आई थी हमारी क्लास 3। अब प्राइवेसी सेटिंग्स को बच्चे को समझाना है हमने क्लास 3 में आके। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं बच्चों को वो बताना शुरू करना है। जब हम कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं अपने डिवाइस के अंदर, तो वहां पे हमने बच्चे को, जी जी हम इसको शेयर कर देंगे बेटा। शेयर कैसे करते हैं, कर दें बेशक को। जी ये जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी ये शेयर हो जाएगी आपके साथ। इंफॉर्मेशन को शेयर करना रिस्पॉन्सिबली, ये अपने पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करना, ये सारी की सारी चीजें, इनकी इंपॉर्टेंस, ये हम क्लास 4 में बच्चे को, क्लास 3 में हम बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं थ्रू कोर्स कंटेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद आए थे क्लास 4 में आके हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड हाउ टू मेंटेन अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन प्रेजेंस। डिजिटल फुटप्रिंट से आपके माइंड में क्या आता है जी? जिनको मिस सरवत मौजूद है अभी के? आई थिंक शी इज गॉन। जी डिजिटल फुटप्रिंट के मुतालिक कोई बताना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फुटप्रिंट्स वालेकुम मतलब के फिजिकल जिस तरीके से चलते जाते हैं और हमारे पीछे वो निशान छूट जाते हैं, इसी तरीके से हमारा मोबाइल फ़ोन में हम जहाँ जहाँ जो भी चीज़ जो है वो करते हैं वो एल्गोरिथम में सेव होती जाती है। तो जी जो भी चीज़ ओपन करते हैं। जी जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं शानजा आप। तो जो हम हाँ यूज जी। कर रहे हैं नेट का जो यूटिलाइजेशन, जी दानियाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी हिस्ट्री जो होती है, जितने भी आप सर्च इंजन पे आप कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो वो उसका एक कैशे बनाता है और वो बिल्ट अप करता है कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वो आपको मेमोरी में सेव रखती है। कुछ ऐसा कंटेंट भी होता है, फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप अपना लॉगिन करके चले जाते हैं, आप अपनी जीमेल लॉगिन करके चले जाते हैं कहीं पर, दैट इज़ वेरी क्रूशल थिंग। तो आपको इससे बचना चाहिए। जी बिल्कुल सही तो ये फरमा रहे हैं फुटप्रिंट आप। होता है जो आपको पेन पर छोड़ जाता है। जस्ट लाइक द फुटप्रिंट्स, जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे पीछे हमारे पाँव के निशान बचते हैं। इसी तरह से नेट पे हम जब कोई भी सर्फिंग सर्चिंग कुछ भी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, जी 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 मैं अभी बात करता हूँ, उसके अगेंस्ट वहां पे फुटप्रिंट्स क्रिएट हो जाते हैं। आपकी कैशे हो या आपकी कुकीज हो या आपके सेशंस हो, हर सूरत में आपका डाटा वहां पे पड़ा रहता है। जी मिस सरवत कुछ बात करना चाह रही हैं? जी, जी, बस मैं यही बताना चाह रही थी जो अभी इन्होंने डिस्कस किया, आपने पूछा था, मैं हूँ यहीं पर, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। बहरहाल डिजिटल फुटप्रिंट की आप बात कर रहे थे, वो वही चीज़ अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने डिस्कस कर लिया कि जो कैशे बनता है और जिसकी वजह से हम यूजुअली कहते हैं कि हमें अपना डेटा ऐसे ही रखना चाहिए जो कहीं और शेयर ना हो जाए, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपका कहीं न कहीं सेव ज़रूर होता है। दैट इज़ द डिजिटल फुटप्रिंट। अच्छा, हम इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं नेट में, हम अपने जो हमारे ब्राउजर्स हैं, तो उस सूरत में क्या डिजिटल फुटप्रिंट जनरेट होते हैं कि नहीं होते? ये जस्ट एक क्वेश्चन ही है, इसका कंसर्न कोई नहीं हमारे कोर्स के साथ। जी सर, होते हैं। तो और फिर समटाइम्स हम कुछ वेबसाइट्स ओपन करते हैं, हम कोई लॉगिन कर रहे होते हैं, तो किसी भी ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो फुटप्रिंट्स रह जाते हैं और वो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो हम इसको डीप वे में अगर जाएँ और देखें, तो ये होता है। इनकॉग्निटो मोड में भी? जी बिल्कुल, इनकॉग्निटो मोड में भी होता है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो माई एक्टिविटी डॉट गूगल डॉट कॉम पे चेक कर लें, तो आपने जहाँ जहाँ पर भी गए हो तो वहाँ से आपकी जो है वो सारी हिस्ट्री आपको बता देगी। जी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, मैं बस यही चीज एक थोड़ी सी बावर करना चाह रहा था, करवाना चाह रहा था कि वो जो हम समझते हैं कि इनकॉग्निटो मोड ये है वो है, तो ऐसा नहीं है, वहां पे भी हिस्ट्री आपकी क्रिएट हो रही होती है। ठीक है जी। ग्रेड 4 में डिजिटल सिटीजनशिप में जाके हम बच्चे को डिवाइसेस को किस तरीके से वायरसेस से
मालवेयर से या बाकी उस किस्म की थ्रेट्स हैं उनसे किस तरीके से बचाना है, हमने अपने सिस्टम को ये सिखाएंगे हम अपने क्लास 4 के कंटेंट के अंदर। क्लास 5 में चले जाते हैं हम, तो बच्चे को डिजिटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना है हमने। अब हमारे डिजिटल राइट्स क्या हैं ये बड़े अच्छे से हमें अंदाजा है कि हम कौन कौन सी चीज, जस्ट लाइक हमारी ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट डाटा है, वो बहुत सी साइट्स पे हमें देना पड़ता है। अब वो इसका मिस यूज ना करें, तो ये चीजें बच्चों को बाबर करवानी है हमने क्लास 5 के अंदर आके। उनको प्रैक्टिस करवानी है हमने किस चीज की, ऑनलाइन सेफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन की। फिर उनको हमने बताना है कि एथिक्स क्या होते हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस किस तरीके से हो सकती हैं, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, जस्ट यही नहीं कि अगले बंदे का बिहेवियर क्या है, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो वो भी हमें बताना है बच्चे को कि आपने भी ये करना है। वो चीजें हम क्लास 5 में बच्चे को थ्रू कोर्सेज समझाते हैं। क्लास 6 में आ जाते हैं तो हमें इंटरनेट सेफ्टी, प्राइवेसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन प्रेजेंस, राइट्स क्या है हमारे, एथिकल प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं आईसीटी यूज करते हुए। यहाँ तक पहुंचे हैं हम, कहाँ से बच्चे को हम लेके चले थे 1 क्लास में, हम यहाँ तक पहुंच गए क्लास 6 के अंदर। 7 के अंदर भी हम इसी पे जोर रखेंगे। अब हम उसको बता देंगे कि प्लेजरिज्म क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, साइटिंग सोर्सेज। ये साइटिंग सोर्सेज क्लास 3 में भी हम दे रहे हैं बच्चे को, थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपने अगर किसी का कोई डाटा यूज किया है, आपने उसका रेफरेंस देना है, उसको थैंक यू भी बोलना है। और फिर हम आगे 7th क्लास में फिर उसको बता रहे हैं कि साइटिंग क्या होती है, किस तरीके से हमने साइबर थ्रेट से बचना है, खुद को बचाना है, फिशिंग क्या होगी, मालवेयर क्या होगा। ये सारी चीजें हम आके क्लास 7 में बच्चे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 में आ गए तो यहाँ पे हमने साइबर लॉज भी, साइबर क्राइम क्या है, ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है, डिजिटल एथिक्स क्या है, प्राइवेसी लॉज क्या है, ये सारी चीजें। अब ये यहाँ तक जो हम लेके आए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, क्लास 9 तक का सिलेबस चेक करें तो क्लास 9 में भी इसका हल्का सा टच मिलता था हमें पंजाब की बुक्स में, तो बहुत ज्यादा गहराई में बात नहीं की। तो हमने क्लास 8 तक ही बच्चे को साइबर लॉज में एक्सपर्ट बना दिया। उसका रिस्पॉन्सिबल यूज क्या है, हमने कम्युनिकेशन यूज करते हुए कौन कौन सी चीजों को केयर करना है, कौन सी चीजों से बचना है। हमारा बच्चा क्लास 8 तक पहुंचता हुआ बड़े अच्छे से इन सारी चीजों के साथ फेमिलियर हो जाएगा। ये है जी हमारे जो एसएलओज हैं, जिनकी आपस में वर्टिकल लिंकेज किस तरीके से बन रही है, जिसमें मैंने बात करनी थी। बेटा ये दूसरी स्लाइड, ये बात मैंने जो यहाँ पे बतानी थी आपको बहुत जरूरी, वो ये थी कि इनकी वर्टिकल लिंकेज किस तरीके से हमारी बन रही है। क्लास 1 से 8 तक का हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इंटरलिंक्ड है। एक क्लास का सिलेबस जो डोमेन है दूसरी क्लास की डोमेन के साथ, पहले उसका कुछ पार्ट बताया, फिर उसका कुछ पार्ट बताया, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमने बच्चे को सीढ़ियां चढ़ाई हैं, क्लास 8 तक की सीढ़ियों तक हम लेके आए हैं। अब हम यहाँ पे अजान हो रही है। जी ये इन स्लाइड्स में कौन सा यूनिट हमारा किस क्लास के कौन से यूनिट के साथ इंटरलिंक कर रहा है, ये मैंने थोड़ा सा क्लास 5 तक का मैंने बनाया था एनालिसिस, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लास 1 का कौन सा यूनिट क्लास 2 के कौन से यूनिट के साथ इंटरलिंक हो रहा है, या क्लास 2 का कौन सा यूनिट क्लास 3 के साथ इंटरलिंक हो रहा है। तो हमारा सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, क्लास 1 का चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंदर ये जो चीजें हमने डिस्कस की, आगे अगर हम जाते हैं तो क्लास 2 में डिफरेंट साइजेस ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से हमारे पास चैप्टर है, उसके अंदर उसी के अगला जो बनता है सिलसिला वो उसके अंदर डिस्कस किया गया है। इसी तरह क्लास 3 में फिर चैप्टर 1 है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फिर क्लास 4 में जाएं तो चैप्टर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, क्लास 5 में जाएं तो चैप्टर 1 है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं हमारे, अगर हम गवर्नमेंट का जो हमारे पास एनसीपी का जो करिकुलम आता है उसके अंदर, तो हमारे पास हमने इन चैप्टर्स में इनको कवर किया हुआ है बुक्स के अंदर। उसी तरह फिर टेकिंग केयर ऑफ कंप्यूटर, ये दूसरा एसएलओ है
जिसको हमने कवर करना है, दूसरी डोमेन आ गई। तो चैप्टर 6 क्लास 1 का हमारे पास इसको कवर कर रहा है। इसी तरह से क्लास 2 का चैप्टर 4 इसको कवर कर रहा है। क्लास 4 का चैप्टर, क्लास 3 में इसका जिक्र नहीं आया, क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 इसको कवर कर रहा है, और उसके बाद क्लास 5 में भी इसका जिक्र नहीं आता। फिर यहाँ पे आ जाते हैं जी हमारे कंप्यूटर्स हेल्पफुल कैसे हैं। तो चैप्टर क्लास 1 का चैप्टर नंबर 3 है, इसको कवर कर रहा। क्लास 2 का चैप्टर 3 है। क्लास फिर उसका इस डोमेन को, इस एसएलओ को आगे किसी भी और क्लास में डिस्कस नहीं किया गया। इसी तरह अगर तीसरी जो हमारे पास तीसरा एसएलओ आ जाता है, उसमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का जिक्र है। क्लास 1 में चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 2 में चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 3 में चैप्टर नंबर 2 है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनपुट डिवाइसेस था। ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 1 और 2 में ये डिस्कस नहीं हुआ, सीधा क्लास 3 में आके डिस्कस हुआ। क्लास 3 में दूसरी चीज चैप्टर 4 में आ गई आउटपुट डिवाइसेस। फिर सिस्टम यूनिट आ गया चैप्टर नंबर 5। ये 3 अलग-अलग यूनिट्स हमने यहाँ पे अलग उसमें डिस्कस किए हुए हैं क्लास 3 के अंदर। क्लास 4 में आ गई हमारी स्टोरेज डिवाइसेस। क्लास 4 में ही हमारे पास प्रिंटर्स का यूज क्या है। क्लास 4 में ही हमारे पास 5 में हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम आ गया। ये आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में इंटरलिंक्ड है ये सारे के सारी चीजें हमारे एसएलओ को, अगर हम डोमेन को देखते चले जाएं तो। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है क्लास 4 में जो सही तरीके से आके डिस्कस हुआ, और क्लास 5 में आके फिर उसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को हमने डिस्कस किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया, मीडिया प्लेयर्स को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ये क्लास 1 में आ जाते हैं तो हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 2 के हम कंप्यूटर को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। अब ये वाला एसएलओ, ये वाली डोमेन हमारी लेके हम चल रहे हैं, तो क्लास 1 में चैप्टर 4 भी आ रहा है इसी के साथ जो मुंसलिक है, हैजर्ड्स ऑफ यूजिंग टू मच कंप्यूटर। फिर हम क्लास 1 में प्रैक्टिकल दे रहे हैं, क्लास 2 में फिर एक प्रैक्टिकल यहाँ पे दे रहे हैं ड्राइंग स्किल्स के हवाले से। फिर हम ये प्रैक्टिकल्स को देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 1 2 3 4 5 में किस किस तरीके से हम बच्चे को लेके चलेंगे, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करवाएंगे, उसको हम जो है नॉलेज कैसे लेके चलेंगे, और साथ साथ स्किल्स कैसे कैसे उसको डिलीवर करेंगे। यहाँ पे तरीका बताया हुआ है हमने किस तरीके से हम बच्चे को डिलीवर करते हैं। सबसे पहले कि मशीन होती क्या है, उसकी एक डेफिनेशन होगी, साथ कुछ उसको वीडियोस दिखा सकेंगे हम, या कोई पिक्चर्स दिखा सकेंगे, जिससे बच्चे को पहचान होगी कि इसको हम मशीन कहते हैं। मशीन जो है हमारे लिए वो चीज़ जो कोई काम आसान करती है उसको मशीन कहते हैं। तो वो मशीन होती कैसी है, उसको सिंपल से सिंपल मशीन दिखानी है। ये कैंची है, छुरी है, ठीक है जी। तो इससे छोटी, इससे भी ज्यादा कोई सिंपल मशीन अगर आपके ज़हन में आती है तो वो उसको बताएं। फिर उसको थोड़ा सा बताएंगे हम मशीन में आपके घर में कौन सी मशीन्स मौजूद हैं, आपके स्कूल में कौन सी मशीन्स मौजूद हैं, आपने जनरली जो हमारे पास हम देखते हैं बाजारों में इधर उधर, जो ना घर में है ना स्कूल में कहीं बाहर आपको नजर आती है, वो कौन सी मशीन्स हैं। अब साथ साथ अगर हम बच्चे को उनकी तस्वीरें दिखा देंगे, कोई एक्टिविटी रख लेंगे, अब बताओ इनमें से कौन सी मशीन है जो घर में है, बताओ इनमें से कौन सी मशीन है जो स्कूल में है, इनमें से कौन सी मशीन है जो आप बाहर देखते हैं। आप इस तरह उनको यहाँ पे बोर्ड पे शो करवा दें, या उनको कोई एक पेज पे बना के दे दें, बच्चा उस पर टिक करे जो घर में मशीन है, बच्चा उस पर टिक करे जो बाजार में मशीन नजर आती है, उस पर टिक करे जो स्कूल में मशीन नजर आती हैं। तो वो आपकी मर्जी, अगर आपके पास इस तरह से बोर्ड वगैरह का सारा सिलसिला मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो उसको आप प्रिंट आउट्स निकलवा कर दिखा सकते हैं बच्चे को। पहले आप खुद से उसको दिखाएं, उसको पहचान करवाएं, फिर उसके बाद उसको फिर आप उसका टेस्ट लें, उसको पूछ के देखें कि इसमें से कौन कौन सी मशीन किस काम आती हैं, कौन सी कहाँ पे होती हैं, कौन। जैसे यहाँ पे हमने दरवाज़ा दिखाया हुआ है, ये सॉरी ये जो हमारा एक होता है मेटल डिटेक्टर, डोर जो होता है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, कार है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक वक्ती लगा दी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे को पता होगा। वो जैसे ही देखेगा पहचान जाएगा इनमें से कौन सी मशीन है, कौन सी मशीन नहीं है। कोई ऐसी चीज़ भी बीच में डालें जो मशीन नहीं होती, ताकि बच्चे को पता हो कि ये तो मशीन नहीं है।
कंप्यूटर क्या होता है, साथ तस्वीर लगी होगी, छोटा सा अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन एक दे सकें जिसके अंदर क्या होगा कि ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कोई कार्टून कैरेक्टर है, बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाती हैं, जस्ट आप जाके यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको मिलती चली जाएंगी। कंप्यूटर क्या होता है, बच्चे को समझाने के लिए, पर वैसे तो वेबसाइट्स भी हैं, तो वो आप जैसे ही उस पे जाके लिखेंगे, वो कोई कार्टून कैरेक्टर होगा, वो कोई डिवाइस पड़ी होगी, उसको देख के बच्चा हैरान हो रहा होगा, ये क्या है, वो कंप्यूटर खुद से बोलेगा मैं कंप्यूटर हूँ। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये अगर साथ-साथ बच्चे को आप ऐसी चीज़ें दिखाते चले जाएँगे, उसके ज़हन में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। माइंड इट कि जब भी आप बच्चे को कोई रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देते हैं, या बच्चे को क्यों, बड़े को भी, जब आप कोई बात समझाने लगते हैं, उसको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल जब आप देते हैं, तो वो शख्स उसके बारे में, या वो बच्चा उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ जाता है। और वो फिर उस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखता है, कभी उसके ज़हन से वो चीज़ नहीं निकलती। तो हमें कोशिश करनी है, हमारी बुक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर रही होती हैं, हर चीज़ के साथ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल ज़रूर हम कोट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि कहीं कोई रह गई है, तो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल नहीं वहाँ पे मौजूद, तो आप अपने पास से ज़रूर कोई कोट करें। अगर आप बच्चे को डिजिटल ये जो हमारे बोर्ड्स हैं, इन पे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को ज़रूर कोई ना कोई पिक्चर्स वहाँ से, आखिर कोई ऑपरेटर बैठा होगा, उससे कहेंगे कि जी इसकी पिक्चर निकालो, इसकी पिक्चर निकालो। ये कुछ वीडियोज़ उसको ला के पहले से लिंक दे दें आप, कि ये लिंक मैं कहूँगा तो तुमने चलाना है। जब बच्चा वो चीज़ प्रैक्टिकली देख लेगा, तो फिर जो उसको समझ आएगी, वो आम तरीके से समझ नहीं आ सकती। हम बातों में बच्चे को जो मर्ज़ी बताते रहें, वो कहानियाँ ही हैं उसके लिए ये। वो जैसे उसने परियां नहीं देखी, वैसे उसने ये चीजें भी नहीं देखी हैं। वो परियों की भी कहानियां सुन रहा है और ये भी कहानियां सुन रहा है। तो इसलिए जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जी, आपको पीडीएफ फाइल बिल्कुल मिल जाएगी। बस ये जैसे ही ट्रेनिंग एंड होती है, तो हम लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वो ले लीजिएगा पीडीएफ फाइल। क्लास 3 और 4 के लिए क्या कह रहे हैं जी? समाहद अवान साहब हैं। सर प्लीज काइंडली शो फॉर क्लास 3 4। क्या शो करने का सर कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। क्लास 4 के लिए जो चैप्टर दिखाया, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? ये क्लास 4 का टाइपिंग ट्यूटर हम करवा रहे हैं बच्चों को, ये कह रहे हैं आप? सर आप जी जी सर जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। फर्ज करें हम बच्चे को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जी, कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ हमें फायदे दे रहे हैं। तो हमारा कंप्यूटर लाइब्रेरी में भी पड़ा है, हमारा कंप्यूटर बस स्टैंड पे भी पड़ा है, हमारा कंप्यूटर एयरपोर्ट पे भी पड़ा है, रेलवे स्टेशन पे पड़ा है, हॉस्पिटल्स में पड़ा है, हर जगह तो कंप्यूटर पड़ा है। हम कोई 2-4 तस्वीरें अगर बच्चे को साथ दिखा देंगे, या कोई 2-4 1-2 वीडियोस बच्चे को दिखा देंगे, इससे उसके ज़हन में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, ये तो बहुत आसान है आपके लिए। आपके स्कूल में कम से कम हर स्कूल में एक आधा कंप्यूटर तो मौजूद ही होता है, ज़्यादा ना भी हो। डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, जस्ट आप उसको बच्चों को बिठा के साइड दरमियान में टेबल पे कंप्यूटर रख लें। नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते तो चलें दरमियान में कंप्यूटर रख लें, उसका एक-एक पेरिफेरल, उसका एक-एक कंपोनेंट आप बच्चे को शो करवाएँ। ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, बच्चे को ज़हन में कॉन्सेप्ट तो बन जाएगा ना जी। ये पोर्ट होती है, इस पोर्ट पे ये चीज़ लगती है, इस पोर्ट पे ये चीज़ लगती है, इसको कीबोर्ड कहते हैं, इसको माउस कहते हैं। अब बच्चे ने वो चीज़ जब देख ली और आपने साथ-साथ नाम भी बता दिए, अब हर घर में तो कंप्यूटर मौजूद है, लेकिन अब चूँकि व ले लिए जगह कंप्यूटर की इसने, मोबाइल ने, तो बच्चे के पास टैब है या मोबाइल है, उस पे टैप करना होता है। उसमें
उसमें माउस का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है, उसमें माउस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो हमें बच्चे को दोनों चीजों से आगाह करना है। हमारे छोटे बच्चे तो यूज ही टैब कर रहे हैं या मोबाइल कर रहे हैं, कंप्यूटर की तरफ तो बहुत कम जाते हैं या लैपटॉप की तरफ तो बहुत कम जाते हैं वो। तो हमें बच्चे को बताना है कि वो जो माउस होता है, वो ये जो हम टैप कर रहे हैं, उस माउस के साथ हम डबल क्लिक करते हैं। ये जो हम ये उंगलियों के साथ लिख रहे हैं, ये हम कीबोर्ड पे लिखते हैं, वहां पे इसी तरह की कीज बनी हुई होती हैं। ये क्वर्टी कीबोर्ड बना होता है, इसी तरीके से हम वहां पे भी करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब बच्चे के जहन में कॉन्सेप्ट बनाना है हमने, वो जो कॉन्सेप्ट बनाना है उसके लिए उसको हमने रियल लाइफ एग्जांपल कोट करनी है। जब रियल लाइफ एग्जांपल कोट करेंगे, अब उसको हम शक्ल तो दिखा देंगे माउस की, या हम माउस को फिजिकली उसको दिखा तो देंगे, जब वो यूज नहीं कर रहा होगा तो वो उसको उस तरीके से नहीं समझ सकता। सिस्टम यूनिट है, तो सिस्टम यूनिट के बारे में हम अक्सर इसको गलत बोलते हैं। सिस्टम यूनिट को हम कहते हैं जी सीपीयू। तो मुझ जैसा कोई जो है बेचारा नहीं जानता, वो तो कह ले तो खैर है, लेकिन जो पढ़े लिखे जो कंप्यूटर लिटरेट हैं, एटलीस्ट उनको इसको सीपीयू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ सीपीयू नहीं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। उन सारी चीज़ों को एक सिस्टम कहा जाता है। तो ये उस सिस्टम को ऊपर से कवर कर रहा होता है, सबको इकट्ठा करके रखता है। तो ये यूनिट है उसका, जो सारे सिस्टम को इकट्ठा करके रखता है, तो इसका नाम सिस्टम यूनिट होता है। तो मोस्टली हम सीपीयू ही कहते हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो हम मतलब गलत आम बोलते हैं, लेकिन चल रहा है काम, कोई बात नहीं। कंप्यूटर के साइजेस क्या हैं, छोटा कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर, उससे बड़ा कंप्यूटर। बच्चे को अब सुपर कंप्यूटर तो शायद मैंने भी नहीं देखा, ठीक है जी। सुपर कंप्यूटर का कंसर्न, ये जो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत देर बाद जाकर मुझे पता चला था कि सुपर कंप्यूटर बेसिकली है क्या। मेरे ज़हन में यह था कि जो बड़े सारे कमरे में पुराने दौर में कंप्यूटर होते थे, वो सुपर कंप्यूटर होता था। तो ऐसा तो था ही नहीं, वो तो बाद में पता चला ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, या ये जो छोटे मजीद छोटे आ गए, मोबाइल्स वगैरह आ गए आपके, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आपकी होती चली गई। कंप्यूटर्स में डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ये चीज़ें बच्चे को हम डिलीवर कर रहे हैं क्लासेस के अंदर, 1 क्लास के अंदर। मॉनिटर का एलसीडी क्या है, सीआरटी क्या है, टावर केसिंग क्या है, डेस्कटॉप केसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं अपने कोर्सेज के अंदर। और ये कुछ मैंने यहाँ पे लिंक्स लगा दिए सिंपल मशीन के लिए। ये मैं, अगर आप इसको क्लिक करेंगे, आप बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं। कंप्यूटर एज अ मशीन के लिए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, ये कुछ लिंक्स मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए। इससे और इसके अलावा भी लिंक्स होंगे, बहुत से लिंक्स होंगे, जिस पे मेरी नज़र पड़ी, जो मुझे अच्छा लगा, वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। आप लोग चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों को दिखाने के लिए कि क्या होती है हमारे पास सिंपल मशीन, क्या होती है कंप्यूटर, क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इसी तरह से मजीद ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, काफ़ी सारे लिंक्स मैंने मुख्तलिफ क्लासेस के हवाले से यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। इनके थ्रू आप बच्चों को, अब ये प्रैक्टिकल्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये क्लास 1 का प्रैक्टिकल है, हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर। क्लास 2 का प्रैक्टिकल, क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का, ये प्रैक्टिकल भी साथ यहाँ पे हमने शेयर किए हुए हैं। यहाँ तक थे हमारे वर्टिकल लिंकेज क्या है, क्लास को हम किस तरीके से लेके चलते हैं, कौन सा टॉपिक पिछली क्लास में कौन से यूनिट में था और अगली क्लास में कौन से यूनिट में है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके अलावा क्लास को किस तरीके से लेके चलना है हमें, बच्चे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है हमने। मोस्टली क्या होता है, जैसे कि ये ट्रेनिंग है अभी दे रहे हैं, मैं ये जो ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, तो मोस्टली क्या है कि मैं ही यहाँ पे आपके साथ बोल रहा हूँ। यही हमारी टेक्निक है बच्चों को पढ़ाने की भी, कि हम बच्चे को यूटिलाइज नहीं करते, बच्चे को हम पैसिव करके बिठा देते हैं और खुद लगातार हम बोलते चले जाते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। क्योंकि जब तक हम बच्चे से कोई बात नहीं टटोलेंगे, तो बच्चा पता नहीं सुन रहा है बात को कि नहीं सुन रहा।
बच्चा आपकी तरफ देख भी रहा है, आपको लग ऐसे रहा है कि मतवज्जो है मेरी तरफ ही है, लेकिन सोच कुछ और है। तो उसका बहुत बेहतरीन तरीका क्या है कि फर्ज करें मैं टॉपिक लेके आया हूं कि कंप्यूटर क्या होता है, मैं बच्चे से पूछता हूँ बेटा आप बताओ ये कंप्यूटर क्या होता है, आपने कभी देखा है कहीं पे? अगर आपने देखा है तो क्या देखा है, वो क्या करता है? लाइक इस तरह के एक दो क्वेश्चंस करके बच्चों को टटोलें कि उनको इस टॉपिक के मुतालिक पहले से कितनी नो हाउ है। ऑब्वियसली उनको बिल्कुल सही नहीं पता होगा, किसी एक को शायद पता हो, तो किसी एक को शायद पता हो, ज्यादा को ना पता हो। अब एक बच्चे को पता है बाकी को नहीं पता, बाकी गलत बता रहे हैं, जिसने सही बताया है उसकी बात को आप एंडोर्स कर दो, दोबारा से रिपीट कर दो, बच्चों के जहन में बैठ जाएगी। फर्ज करें किसी ने भी सही नहीं बताया, तो क्या हुआ, आप उसको सबको सही बता दो, हो सकता है सारे ही सही बता दें। मैंने फर्स्ट ईयर क्लास का टेस्ट कंडक्ट किया यूनिट 5 का, मेरे ख्याल से यूनिट 5 जरा डिफिकल्ट टॉपिक था, उसमें जो जिस पे टेस्ट ले रहा था उनका, तो वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मीन मीडियन मोड वगैरह लाइक ऐसी चीजें थी इसमें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद एक दो बच्चे इसमें कुछ स्कोर कर सकें। वो बड़ी एक हैरान कुन रिजल्ट उन्होंने दिया, और उसकी जो इन्विजिलेशन भी मैंने खुद ही की, मैंने किसी को किसी के करीब नहीं बैठने दिया, इन्विजिलेशन भी मैंने खुद ही की, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट इस हद तक क्लियर था कि 25 में से शायद एक बच्चे के 17 आए, बाकी सबके 20 से अबव आए। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से उन्होंने पिक कर लिया था। हमें बच्चे को कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है, असल में चीज उसी से पूछनी है हमें। कॉन्सेप्ट कैसे डिलीवर होगा कि हम उससे पूछेंगे कि तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। अब मुझे समझ आ गई कि इस बच्चे को किस लेवल का पता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस बच्चे को उससे आगे थोड़ा सा मजीद बताऊंगा। अगर उसको बिल्कुल नहीं पता तो मैं उसको ग्रास रूट लेवल से लेके चलूंगा, अगर उसको अंदाजा है तो उसके अंदाजे में मजीद थोड़ा सा इजाफा कर दूंगा। उसको अच्छे से पता है तो ठीक है, फिर उसको कहूंगा आपको बिल्कुल बड़े अच्छे से पता है, बाकियों को भी चलो बताओ भाई। अब क्या हो रहा है, एक बच्चे से एक क्वेश्चन किया, दूसरे बच्चे से दूसरा, अब हर किसी को मैंने मसरूफ किया हुआ है। वो सब के सब इसी मुसीबत में है कि सर ने हमसे क्वेश्चन कर लेना है, हमसे पूछेंगे तो हमने क्या जवाब देना है। इसलिए वो क्या करेंगे, या तो वो अपना माजी टटोलते आएंगे कि ये चीज मैंने कहीं पे देखी है तो ये क्या करती है, ये चीज मैंने कहीं पे सुनी है तो इसमें क्या होता है, या फिर वो कहेगा कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें ये बताया था। किसी भी सूरत में वो अपने नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे, उसमें आपको भी बोलना कम पड़ेगा, टीचर सेंट्रिक बात नहीं रहेगी, आपको सारे सुने बजाय इसके आप उनको सबको सुनो, स्टूडेंट सेंट्रिक कर दें। अब वो बच्चा अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देगा, वो बच्चा भी परफॉर्म करना शुरू कर देगा जिसने कसम खाई हुई है। जब आप उसको बार बार क्वेश्चन कर रहे होगे तो फिर उसको छोटी उम्र में इन क्लासेस में होता भी क्या है कि शर्म आती है, अगर आंसर नहीं आया तो बाकी क्या कहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा चल ही पड़ता है। तो आपने भी अपनी प्रैक्टिस में मोस्टली ये चीज शामिल करनी है, 8 से 10 मिनट का लेक्चर शामिल करें उसके अंदर, आपने जो बच्चे को डिलीवर करना है नॉलेज की बेस पे। बाकी उस उन्हीं का नॉलेज यूटिलाइज करना है, स्टार्ट में भी और बाद में भी उन्हीं का नॉलेज आपने यूज करना है। उन्हीं से पूछना है जी हम अब किस लेवल पे पहुंच गए हैं, आपको नहीं था पता कंप्यूटर, मैंने अब आपको बताया है कि ये होता है कंप्यूटर, अब आप बताएं। फिर बच्चा भी बताएगा, तो फिर उसके कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे, और आपको एक बहुत अच्छा टीयर मिलेगा बच्चों का, स्टूडेंट्स का, जो टीयर हमने इससे पहले रखे हुए हैं, जिनमें से हम गुजर के आए हालात में से, जिस तरह हमें पढ़ाया गया या जिस तरह आपको पढ़ाया गया, पढ़ाना ही गलत है। मैं टीचर की टर्म पे ही इतराज करता हूँ कि टीचर नहीं, हमें हमें प्रीचर होना चाहिए। टीचर क्या है जी, पढ़ाने वाला। हम पढ़ाते हैं, हम तो सिखाते हैं, हम कोट करते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स बच्चे को अच्छे से बात समझाने के लिए। तो हमें टीचर बनना है, हमें प्रीचर बनना है, हमें इंस्ट्रक्टर बनना है, हमें टीचर नहीं बनना। तो ये चीजें हमें साथ साथ लेके चलिए। अगर हम खुद को चेंज करेंगे, अपना वे ऑफ डिलीवरी चेंज करेंगे, तो हमारा बच्चा भी उसी तरीके से आपके वे से चलेगा और आपके वे से अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं यहाँ इसी हमारे यहाँ पे जो एकेडमी है, यहाँ के बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह
जो मैम अभी बात कर रही थी, हमने बच्चों को HTML भी करवानी है। मेरे बच्चों को HTML CSS जो है या जावास्क्रिप्ट है, बड़े अच्छे से उनका अंदाजा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने साथ साथ लेक्चर में वो सारी की सारी चीजें करके देखी। उनका होमवर्क भी इसी लेवल का होता था कि ये आपका टास्क है, आपने करके ग्रुप में शेयर करना है और उसकी आउटपुट भी शेयर करनी है। अब वो हो सकता है चैट GPT से कॉपी कर ले, कोई भी तरीका लगा ले, लेकिन वो काम तो उसने करके देखा, कुछ ना कुछ तो उसके जहन में बैठा। और अगले दिन जब मैं क्लास में आता था, मैं कहता था ये समझाओ तुमने कैसे किया। एक दो से मैं समझ लेता था, मुझे समझ अंदाजा हो जाता था कि ये बच्चों ने खुद किया है या चैट GPT से किया है। तो हमारा वे ऑफ डिलीवरी थोड़ा सा अजीब है कि हम लोग बच्चों को टीच करने पे लगे हुए हैं। हम आते हैं क्लास में 40 मिनट गुजारने के लिए, लो जी घड़ी चल पड़ी है, ये 40 मिनट का पहला मिनट गुजर गया, दूसरा मिनट गुजर गया, 10 मिनट में मैंने ये कर लिया, 10 मिनट में मैंने वो कर लिया, वो 40 मिनट पूरे करने आते हैं। तो हम टीचर बन के आते हैं, खुदारा इंस्ट्रक्टर बन के आइए। जब आप इंस्ट्रक्टर बन के आएंगे, बच्चों को सिखाने में लगेंगे, तो आपको ये 40 मिनट गुजरते पता भी नहीं लगेगा। जब आप टीच कर रहे होते हैं तो आपको हर 5 मिनट बाद टाइम देखना पड़ता है। जब आप डिलीवर करना शुरू करेंगे तो आपको टाइम देखने का नौबत ही नहीं आएगी और आपको वो 40 मिनट कम लगना शुरू हो जाएगा। एनीवेज जी, बहुत शुक्रिया। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन होता आप मुझसे कर सकते हैं। नो सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं है। बस एक चीज़ है कि एक जो क्लास है कंप्यूटर के लिए हम पढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो एक क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए जिसको एक टीचर बहुत अच्छे वे में कंट्रोल करे, जब टीचर को प्रैक्टिकल वर्क करवा रही हो लैब में? बेटा, लैब डिपेंड करता है कि आपकी लैब में सिस्टम्स कितने हैं। अगर आपकी लैब में इतने सिस्टम्स हैं कि आप 25-30 बच्चों को वहां पे बिठा सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज्यादा तादाद है। एक टीचर उनको हैंडल कर सकता है। और जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि जो लैब का आपका लेक्चर हो ना, वो मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम स्कूल वाले जो हमारे प्रिंसिपल हजरात हैं उनसे, कि लैब का बेशक एक स्पेसिफिक डे रख दें, लेकिन लैब का कम से कम टाइम 1 घंटा दें, तो जाके हम बच्चों को सही तरीके से वो चीज़ डिलीवर कर सकेंगे, सिखा के भेजेंगे। तो जी सर, बच्चे, वो तो ऐसा ही है। जी, फिर तो बहुत अच्छी बात और है। हाँ जी, और सर अगर क्लास लेवल में लैब में नहीं है, बच्चे क्लास में है, फिर उसके हवाले से मतलब डिफरेंट जो है वो स्ट्रेंथ बताई जाती है, आपके हवाले से एक बेस्ट स्ट्रेंथ जो एक टीचर जिसको गाइड कर सके अच्छे से, वो क्या है? तो बेटा, मैं इस हवाले से ये बात करूंगा कि आप अगर कभी किप्स में देखें तो मैंने 60-60 क्लासेस बच्चों की क्लास भी ली है। तो अगर हम यूनिक जो बड़े नाम है यहाँ पे हमारे यहाँ, या पंजाब कॉलेज का थोड़ा सा इस मामले में ठीक है मामला, तो वो 40 से 50 के क्लास बनाते हैं, इससे बड़ी क्लास नहीं बनाते। तो बाकी हमारे इंस्टीट्यूट जितने बच्चे आ जाएं उसके लेवल से अपना सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप ऑडियंस को किस तरीके से अपने साथ इंडल्ज करते हो। अगर आप ऑडियंस को बात यानी इस तरीके से इंडल्ज करोगे कि आपकी बात को सुन रहे हैं, तो फिर 100, 150, 500 का भी मजमा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी मैम, कुछ कहना चाह रही हैं मैम सरबत? जी, डिपेंड ऑन द टीचर कि कोई टीचर ऐसी होती है जो 45 स्टूडेंट्स को भी बहुत डिसिप्लिन में रखती है, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे 20 और 22 स्टूडेंट्स भी हैंडल नहीं होते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें सेम थिंग हमारे जी हमारे जो स्कूल है दी ग्रेस पब्लिक स्कूल सनीपुर पे, एक छोटा सा ही स्कूल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ काफ़ी है। तो एक टीचर जो है एट ए टाइम 40+50 और समटाइम 70 इतने स्टूडेंट्स को लेके डील कर रही होती है ना। तो हर बच्चे से सुन मतलब पूरी क्लास में से कोई 3-4 से आउटपुट ले ली, 4-5 से ले ली, स्टूडेंट सेंट्रल क्लास के लिए ये की जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी फिर भी और बाकी सब सर आपकी बहुत अच्छे से समझ आई, थैंक यू सो मच। आपने जिस वे में हर चीज़ को क्लियर किया, आपका वे ऑफ कन्वे योर मैसेज ये बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी मैम कुछ कह रही थी शायद। बेटा, इसमें थोड़ी सी आपकी बात में थोड़ा सा मजीद क्लियर करता हूँ। आपके क्लास की स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, एक तो आपका वे ऑफ कन्वेंस जो है वो मैटर करता है, वे ऑफ डिलीवरी मैटर करता है, दूसरी चीज क्लास का एनवायरनमेंट मैटर करता है।
अब अगर खचाखच भरी हुई है क्लास तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जितना मर्जी बंदे के अंदर क्वालिटीज हो किसी टीचर के अंदर, जब बच्चे बहुत कंजस्टेड एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं तो उनको हैंडल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यही अगर 70 बच्चों की क्लास अगर बनानी है तो उतना ही बड़ा हमारा एनवायरनमेंट भी है, तो फिर उसको हैंडल करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। दूसरा सबसे जो जरूरी और अहम चीज है कि आपने क्लास की स्ट्रेंथ पे नहीं जाना, आपने अपने मैटर की डिलीवरी पे जाना है कि मेरा जो मैटर मैंने आज जाके डिलीवर करना है उसमें मैं किस हद तक स्ट्रांग हूँ। जहां कहीं भी आपको शक हो कि ये मेरे पास इस चीज में स्ट्रेंथ नहीं है, तो बच्चों आजकल तो बहुत आम सी चीज है ये हमारी चैट जीपीटी, आपको हर जगह पे अवेलेबल है। उसमें आपके कॉन्सेप्ट तकरीबन क्लियर हो जाते हैं, कहीं कहीं वो भी गलती कर रहा होता है तो लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स को फिर भी वो बना देता है। अगर वो कहीं गलती कर रहा है तो आपको पता हो ये गलत है तो फिर आप फौरी उसके साथ दोबारा इस पे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको तो बहुत आसानी हो गई है। हमारा दौर पढ़ाने का था, उस दौर में तो ऐसा था नहीं कि हमें चैट जीपीटी अवेलेबल हो, तो काफी डिफिकल्टी थी, हमें तो ढूंढना पड़ता था हर चीज। जी कुछ कह रही है मिस हमारा हबीब, कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर प्लीज। मेरे ख्याल में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जी डिलीवरिंग एनी टाइप ऑफ। जी जी फरमाए फरमाए। सर मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी बिल्कुल सही कह रही फॉर हैं। डिलीवरिंग लेक्चर। जी टाइम मैनेजमेंट देखें, आप अगर अपना एक लेक्चर लेके जा रहे हैं जो फुली प्रिपेयर्ड है, उसमें सबसे पहले आप काम क्या करते हैं? अपना टाइम मैनेज करते हैं। इतना टाइम मैंने पहले बच्चों को उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करना है, इतने टाइम में मैंने उनको डिलीवर करना है, उसके बाद मैं उसका जो पोस्ट नॉलेज है वो चेक करूंगा, या मैं उसके बाद उसकी नोटबुक्स, ये तो सारा कुछ आपने 40-45 मिनट में अपना मैनेज करके फिर ही जाना होता है। सबसे जरूरी चीज ही ये है, अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे, मैं नहीं मानता कि आप कोर्स कवर करवा सकते हैं, या कोर्स कवर करवा लोगे तो वो बच्चे को प्रिपेयर नहीं होगा, सिर्फ कोर्स कवर होगा। तो टाइम मैनेजमेंट तो हर मामले में सबसे आगे है। और सर मेरे ख्याल में अगर एक गुड टीचर है और एक्सपीरियंस टीचर है तो मेरे ख्याल में उसके लिए स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, चाहे वो 40 की स्ट्रेंथ हो चाहे वो 50 की स्ट्रेंथ हो। जी मैंने पहले अर्ज किया, ये तो स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, आपका वे ऑफ डिलीवरी मैटर करता है। आपकी स्ट्रेंथ, बिल्कुल आपकी स्ट्रेंथ ऑफ सब्जेक्ट मैटर करती है। बिल्कुल। जी 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 कहिए कहिए। जी मिस एक हमारा। आपकी टॉपिक पे ग्रिप होना तो वो बहुत अच्छा वे में लेक्चर और क्लास को कंट्रोल कर जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, रेलिवेंट टू द ट्रेनिंग टुडे। जी मिस हमारा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर असल में मैं लिंक ही अब हुई हूँ, काइंडली आप मुझे टॉपिक बताएंगे कि आपने किस टॉपिक पे आज लेक्चर डिलीवर किया है, मैं उस हिसाब से फिर क्वेश्चन आपसे कर लूंगी। देखिए हाँ, मैंने बताया है कि हमारी बुक्स किस तरीके से एसएलओ को कवर करती हैं, उनकी वर्टिकल लिंकेज कैसे बन रही है, और कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के साथ जो कोलैबोरेट करता है पिछली क्लास का अगली क्लास के साथ। फिर मैंने बताया कि हम इस तरीके से लेक्चर डिलीवर करना चाहिए, हमें क्लास में विजुअल इफेक्ट्स देने चाहिए, कोई साथ में सिमुलेशंस, कोई एनिमेशंस, कोई वीडियोस यूज करनी चाहिए, कोई तस्वीरें यूज करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल। चीजें मैंने बताई हैं सारी की सारी। सर आपको लगता है कि जो ये नया करिकुलम आ रहा है या कुछ आ भी चुका है ये आजकल की जनरेशन को इफेक्ट करेगा? देखिए नया करिकुलम जो इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया और मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त जोर दिया गया, वो दिया गया है डिजिटल सिटीजनशिप पे। दूसरी बात की है उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो ये दोनों ही चीजें ऐसी टच की हैं कि जिनको इस वक्त हमें बच्चों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हमारा हर बच्चा आजकल मैट्रिक भी नहीं कर रहा और 6 महीने के कोर्स करके तो नए से नए बिजनेस में जाने की कोशिश कर रहा है। तो उसको अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कवर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। चले जी बच्चा किसी ना किसी अच्छे काम में लगे, ठीक है। अगर डिजिटल सिटीजनशिप है तो हम अपने बच्चे को ये बता सकें कि बेटा आपने किस तरीके से इसको, ये जो हमारे पास नेट है
इसको सेफ वे में कैसे यूज करना है। आप देखें कि कितने मामलात आपको टीवी पे सुनने को मिलते हैं, स्पेशली बेटियों के साथ, जिसमें उनको ये जो सेफ वे यूजेज का नहीं आता था, जिसकी वजह से उसके बाद उनको उसको हैंडल करना नहीं आता था, उसके बाद उनको ये नहीं पता था कि हम किसके साथ जाके रुजू कर लें तो हम बच सकते हैं। तो यही चीजें कवर की हैं हमारे नए सिलेबस ने, और बहुत अच्छे तरीके से कवर की हैं। हम कहाँ मास्टर्स लेवल तक C++ पढ़ रहे थे, ठीक है जी, अब स्क्रैच जूनियर से पाइथन स्टार्ट करवा दी और पाइथन लेके चल पड़े, जो कि इस टाइम दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। इसके अलावा भी बहुत सी हैं। तो हमारा जो नया सिलेबस है, ये तकरीबन जो जिद्दतें हमें चाहिए हमारे बच्चों के लिए, उनको टच कर रहा है, उनको कवर कर रहा है। सर देखिए, मेरे ख्याल में कि जो नया करिकुलम आ रहा है या आ चुका है, सबसे पहले तो इसके अकॉर्डिंग स्कूल में इक्विपमेंट बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो बैकवर्ड एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, वो जाहिर है जो सिटी में रहने वाले हैं, उन बच्चों के पास जब एक्सेसरीज देखते हैं तो डेफिनेटली वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। इस बारे में आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि उनको किस वे में हम लोग लेके चलें। देखिए, एक तो चीज ये, जो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ना जी, मुझे नहीं पता किसी के घर में खाना पकता है कि नहीं पकता, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल हर घर में नजर। तो अब यो एक्सेसरीज का, या जो हम ये बात करें कि उनके पास चांसेस कम है, ये बातें अब पुरानी हो गई। दुनिया तो सारी बन गई ग्लोबल विलेज, हर चीज का हर किसी को पता है। तो उन बच्चों के पास अगर मोबाइल मौजूद है, अब देखिए आपकी जो इंटेंशंस क्या हैं। अब अगर एक बंदा लाहौर में बैठा है और यहाँ पे सुबह भी बच्चे या बड़े सुबह भी कमा रहे हैं और शाम को भी कमा रहे हैं, 2 टाइम कमाने की टेंशन है। मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि लाहौर में आ जाओ तो देखने को मिलता है कि कमाने की टेंशन है, और अगर दूसरे, मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो बहावलपुर में चले जाओ तो देखने को मिलता है गंवाने की टेंशन है। यहाँ से लोग कमा के बहावलपुर भेज रहे हैं, बहावलपुर वाले गंवा रहे हैं। अब हमारी इंटेंशंस क्या है, मोबाइल को पकड़ के उसकी यूटिलाइजेशन मेरी क्या है। जो लेक्चर यहाँ पे मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, अगर पहाड़ की चोटी पे भी अगर आपको नेट आ रहा है तो यहाँ वहां बैठ के भी सुन सकते हैं। मतलब ये रोना ही गलत हो गया अब, कि बच्चों के पास वो चीजें, वो टूल्स, वो एसेसरीज मौजूद नहीं है। नेट तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है। हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है, तो वहां पे अब इंतजार ही किया जा सकता है, और कोई वे नहीं, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो किसी तरीके से डिलीवर कर उनको हो जाए तो वो उनको सुन लें। थोड़ा सा ये इशू है तो सही, लेकिन उस लेवल पे अब नहीं रह गया जिस लेवल पे किसी दौर में होता था। बिल्कुल जी, कोई और क्वेश्चन? सर, बेसिकली ना स्टूडेंट्स, मुझे नहीं आइडिया कि हर जगह पे भी इस तरह है कि नहीं, जब तक उनके पास नोटेड वर्क ना हो नोटबुक पे, तब तक वो चीज को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। जबकि नया करिकुलम बताता है कि वो सारा टेक्नोलॉजिकल है, कंसेप्चुअल है। देखें, ये तो बात आप जो कर रही हैं, अब बच्चे को डाइवर्ट करना है हमने। अच्छा, सबसे बात जो अहम है, मैं इस बात के बहुत हक में हूं, बच्चा लिखे, आप उसको डिलीवर करें नोट्स, बेशक वो इन रिटर्न आपको उसको कर रहे हो, या आपने स्लाइड्स बनाई हुई है, या आप यानी आपने सॉफ्ट फॉर्म में दिया है या हार्ड फॉर्म में दिया है, बच्चा उसको याद करे और बाद में उसको लिखे। अब उसके पास वो नोट्स वैसे भी आ जाएंगे, और उसे याद करके लिखे होंगे, उसको काफी हद तक उसका फायदा होगा। ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर बच्चे करें तो। एक तो बच्चों की राइटिंग पावर बनती है, दूसरा राइटिंग की वो उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है, तीसरा दिमाग में भी अच्छे तरीके से बैठ जाती है। तो जो बच्चा ये चीज मांग रहा है उसको कहें हाँ बिल्कुल देंगे आपको, ये पढ़ा है आपके सामने, इसको याद करो और लिखो। चेंज हमने करना है बच्चे को, उसके माइंडसेट को चेंज हमने करना है। उसके लिए जो वे मुझे समझ आता है, मुझे वो अप्लाई करके देखने में। जी, कोई क्वेश्चन? जी, जी मैम। ठीक है जी, फिर आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।